भारतीय समाज में जब भी किसी महिला के साथ अन्याय या अत्याचार होता है तो उसके भीतर इंसाफ की लौ जलती है, लेकिन अक्सर ये लौ अदालतों की तारीखों और समाज की तानों के बीच कहीं बुझ सी जाती है। हमारे देश में बलात्कार जैसी जघन्य अपराध की घटनाएं नई नहीं हैं, पर जितनी भयावह ये समस्या है उतनी ही भयावह स्थिति है उन महिलाओं के लिए जो इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करती हैं। भारतीय सिनेमा पर भी इस विषय को लेकर अक्सर उंगलियां उठती रही हैं। कहा जाता है कि फिल्मों ने कई बार ऐसे संवेदनशील मुद्दों को मनोरंजन की तरह परोसा, लेकिन जब किसी फिल्म ने इस दर्द को सही मायनों में समझा और उसे पर्दे पर सशक्त रूप में पेश किया तो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई। ऐसी ही एक फिल्म थी दामिनी, एक ऐसी कहानी जिसने न सिर्फ समाज को झकझोरा बल्कि हिंदी सिनेमा में नारी सशक्तिकरण और कोर्टरूम ड्रामा का सबसे प्रभावशाली रूप सामने रखा। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, ये सिर्फ एक संवाद नहीं था, यह उस हर पीड़ित और हर आम आदमी की पुकार थी जिसे इंसाफ के लिए इंतजार करना पड़ा। मगर इंसाफ मिला नहीं, सिर्फ तारीखें मिलती रहीं। यही वह भाव था जिसने दामिनी को एक फिल्म नहीं बल्कि एक आंदोलन बना दिया था। सिने युग के बैनर तले बनी इस फिल्म का निर्माण किया था करीम मोरानी, बंटी शर्मा और अली मोरानी ने, और निर्देशन किया था उस दौर के सबसे जज्बाती निर्देशक राजकुमार संतोषी ने, जबकि कहानी लिखी थी सतान गुप्ता ने और संवादों की ताकत थी दिलीप शुक्ला के शब्दों में। करीब 2 घंटे 56 मिनट लंबी यह फिल्म 30 अप्रैल 1993 को रिलीज हुई थी, और इसमें कलाकारों की ऐसी टोली थी जिसने हर किरदार को अपनी आत्मा से जिया। ऋषि कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री, सनी देओल, अमरीश पुरी, कुलभूषण खरबंदा, परेश रावल, अजय श्रीवास्तव, रोहिणी हट्टंगडी, टीनू आनंद, विजयेंद्र खड़गे, के रैना और यहां तक कि आमिर खान जैसे सितारे भी फिल्म में नजर आए थे। ये वो दौर था जब फिल्मों में गंभीर मुद्दों के बीच गीत संगीत का होना एक व्यावसायिक मजबूरी बन चुका था। दामिनी जैसी गंभीर फिल्म में भी संगीत को रखा गया ताकि उसकी बाजार में कीमत बनी रहे। नदीम श्रवण ने इसके लिए मधुर धुनें तैयार की, समीर ने अपने शब्दों से उन्हें सजाया और कुमार सानू, अलका याग्निक, साधना सरगम ने अपनी आवाज से उन्हें जिंदा कर दिया। जब से तुमको देखा है सनम, गवाह है चांद तारे, बिन साजन झूला झूल, सच्चा आशिक है तू और कागा तो उड़ गया जैसे गीत शायद कहानी का मूल नहीं थे, पर दर्शकों को भावनाओं से जोड़ने का जरिया जरूर बने। 1993 के बॉक्स ऑफिस पर दामिनी का दबदबा इतना था कि यह साल की 6ठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। लगभग 6 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 65 करोड़ रुपए की कमाई की और हिट घोषित हुई। उसी साल आंखें 101 करोड़ की कमाई कर पहले स्थान पर रही और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी। खलनायक और डर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर थी। पर इन सबके बीच दामिनी जैसी फिल्म ने जो सम्मान पाया वह किसी भी व्यावसायिक सफलता से कहीं बड़ा था। फिल्म की कहानी एक असली अमेरिकी केस से प्रेरित थी, 1985 की टेलीविजन फिल्म साइलेंट विटनेस की तरह, जिसमें एक रेप केस के गवाह के संघर्ष को दिखाया गया था। दामिनी भी उसी दर्द की भारतीय अभिव्यक्ति थी। इसने न सिर्फ दर्शकों को झकझोरा बल्कि समाज में बहस छेड़ दी कि आखिर एक औरत को इंसाफ दिलाना इतना मुश्किल क्यों है। इस फिल्म की ताकत इतनी थी कि बाद में इसे कई भाषाओं में बनाया गया। तेलुगु में उर्मिला 1993, तमिल में प्रियंका 1994, बांग्लादेशी सिनेमा में सोतीर विजय 2002 और उड़िया में नारी नुहे तो नारायणी 2007 जैसी फिल्मों ने दामिनी की कहानी को अपने अंदाज में दोहराया। मगर जो प्रभाव हिंदी दामिनी ने छोड़ा वो कहीं और नहीं दोहराया जा सका। इस फिल्म में सनी देओल द्वारा निभाए गए एडवोकेट गोविंद श्रीवास्तव का किरदार तो मानो इतिहास बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह रोल शुरू में सनी देओल को नहीं बल्कि ओम पुरी को ऑफर हुआ था। प्रोड्यूसर ओम पुरी से बात कर रहे थे, पर उनके सेक्रेटरी ने इतनी भारी फीस मांग दी कि संतोषी ने कहा, इतने पैसों में तो हम सुपरस्टार ले लेंगे। और यहीं से गोविंद श्रीवास्तव का किरदार सनी देओल के हिस्से में आया। मगर सनी ने रोल स्वीकारने से पहले एक शर्त रखी, किरदार में दम होना चाहिए, संवादों में असर और इमोशन होना चाहिए। जब राजकुमार संतोषी ने किरदार को दोबारा लिखा तब जन्म हुआ उस वकील का जो अदालत में खड़ा होकर चिल्लाया, तारीख पे तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला। जब राजकुमार संतोषी ने किरदार को दोबारा लिखा तब जन्म हुआ उस वकील का जो अदालत में खड़ा होकर चिल्लाया, तारीख पे तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला। दरअसल फिल्म में शुरू में 3 प्रमुख पुरुष किरदार थे, ऋषि कपूर, ओम पुरी और शक्ति कपूर, लेकिन जब सनी को साइन किया गया तो राजकुमार संतोषी ने वकील और शराबी के दोनों किरदारों को मिलाकर एक बना दिया ताकि सनी का किरदार ज्यादा प्रभावशाली बन सके। ऋषि कपूर को जब ये बात पता चली तो वह बेहद नाराज हुए क्योंकि कहानी में उनका महत्व घट गया था।
राजकुमार संतोषी चाहते थे कि सनी देओल की उपस्थिति दर्शकों के लिए सरप्राइज बने, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने पोस्टर्स पर सनी देओल को इतना बड़ा स्थान दे दिया कि फिल्म रिलीज से पहले ही राज खुल गया। इस बात पर संतोषी और प्रोड्यूसर्स के बीच जमकर तकरार हुई थी। अब अगर बात करें फिल्म की नायिका दामिनी यानी मीनाक्षी शेषाद्री की, तो ये रोल पहले ज़ैबा बख्तियार को ऑफर किया गया था। लेकिन जब उनके सेक्रेटरी ने कहा कि ज़ैबा अब हिंदी फिल्मों में काम नहीं करेगी, तो संतोषी ने मीनाक्षी को लिया। शूटिंग के दौरान मीनाक्षी की खूबसूरती और समर्पण से प्रभावित होकर राजकुमार संतोषी ने उन्हें शादी के लिए भी प्रपोज कर दिया, लेकिन जब मीनाक्षी ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया, तो गुस्से में संतोषी ने उन्हें फिल्म से बाहर निकाल दिया और उनकी जगह डिंपल कपाड़िया को लेने का विचार किया। लेकिन जैसे ही ऋषि कपूर को पता चला कि डिंपल ली जा रही है, उन्होंने साफ कहा, मैं डिंपल के साथ काम नहीं करूंगा। फिर संतोषी श्रीदेवी के पास गए, लेकिन उधर मीनाक्षी ने सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन में शिकायत कर दी कि किसी निजी रिश्ते की वजह से किसी के करियर को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। मामला इतना बढ़ गया कि संतोषी को मीनाक्षी को दोबारा फिल्म में लेना पड़ा, और यही फैसला फिल्म के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ, क्योंकि आज भी लोग दामिनी का नाम लेते ही मीनाक्षी की आंखों में बसे दर्द और आवाज में छिपी सच्चाई को याद करते हैं। फिल्म दरअसल दिसंबर 1992 में पूरी बन चुकी थी, लेकिन उसी दौरान बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मुंबई दंगों की चपेट में आ गया। जनवरी से मार्च 1993 तक कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो सकी। दामिनी, परंपरा, क्षत्रिय और किंग अंकल जैसी फिल्में कई महीनों तक डिब्बों में बंद रहीं और आखिरकार अप्रैल में जाकर रिलीज हो पाईं। फिल्म में सनी देओल के कई संवाद ऐसे थे जो बाद में उनके करियर की पहचान बन गए। 2.5 किलो का हाथ जब उठता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। ये संवाद आज भी लोग उतनी ही ऊर्जा के साथ दोहराते हैं। फिल्म के लिए सनी देओल को उस साल बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्मफेयर अवार्ड और नेशनल अवार्ड दोनों मिले। संतोषी को बेस्ट डायरेक्टर, सतान गुप्ता को बेस्ट स्टोरी और राकेश रंजन को बेस्ट साउंड डिजाइनिंग का फिल्मफेयर अवार्ड मिला। फिल्म में एक दिलचस्प बात यह भी थी कि सनी देओल के किरदार की पत्नी के मरने का जिक्र तो है, लेकिन उसका कोई दृश्य नहीं दिखाया गया। दरअसल रवीना टंडन ने वह भूमिका निभाई थी और उनके साथ एक गाना भी शूट हुआ था, मगर फिल्म की लंबाई के कारण वह पूरा हिस्सा काट दिया गया। इसी फिल्म में आमिर खान ने भी एक छोटी लेकिन यादगार गेस्ट अपीयरेंस दी थी। वह मीनाक्षी के साथ शुरुआती गाने में नजर आए थे। ये वही दौर था जब सनी देओल और आमिर खान पहली बार एक साथ स्क्रीन पर आए। हालांकि इससे पहले जबरदस्त 1985 में आमिर एक पैसेंजर के रूप में दिखे थे, पर किसी ने नोटिस नहीं किया था। दिलचस्प बात यह है कि मीनाक्षी और आमिर की यह पहली और आखिरी फिल्म रही। ऋषि कपूर के साथ भी आमिर का यही पहला अनुभव था, जो बाद में 2006 की फना में दोहराया गया। ऋषि कपूर का रोल शुरू में जैकी श्रॉफ को ऑफर किया गया था, लेकिन संतोषी को लगा कि जैकी उस किरदार के लिए थोड़े उम्रदराज लगेंगे। जैकी को ये बात बुरी लगी और उन्होंने फिल्म छोड़ दी, और फिर उनकी जगह ऋषि कपूर को साइन किया गया, जो कि विडंबना से जैकी से 5 साल बड़े थे। अभिनय की दृष्टि से यह फिल्म मीनाक्षी शेषाद्री के करियर की सबसे प्रभावशाली प्रस्तुति मानी जाती है। उन्होंने अपने चेहरे के भावों से वो दर्द दिखाया जो शब्दों से परे था। अदालत के सीन में उनका टूटना, फिर संभलना और समाज के सामने सच्चाई बोलने की हिम्मत, ये सब इतना प्रभावशाली था कि उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर नॉमिनेशन मिला, पर अवार्ड उन्हें नहीं मिल सका। वो साल जूही चावला के नाम रहा, जिन्हें हम है राही प्यार के और डर दोनों के लिए नामांकन मिला और उन्होंने अवार्ड जीत लिया। दामिनी ने सनी देओल और राजकुमार संतोषी की जोड़ी को एक बार फिर स्थापित किया। इससे पहले दोनों ने घायल में साथ काम किया था और दोनों ही फिल्मों ने सनी को नेशनल अवार्ड दिलाया। फिल्म के एक अन्य अहम किरदार में नजर आए थे अश्विन कौशल, जिन्होंने ऋषि कपूर के भाई और रेपिस्ट की भूमिका निभाई थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि अश्विन दरअसल फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर थे, लेकिन एक दिन संतोषी ने अचानक उन्हें ये रोल दे दिया। उनके पिता थे मशहूर लेखक कौशल भारती, जिन्होंने दिल दिया दर्द लिया, राम और श्याम, धर्मात्मा, मिला जैसी कई फिल्मों के संवाद लिखे थे। दामिनी की रिलीज के बाद कई राज्यों ने इस फिल्म को टैक्स फ्री घोषित कर दिया, क्योंकि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि महिलाओं के अधिकारों और इंसाफ की लड़ाई की आवाज थी। टिकट के दाम कम होने के बाद सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी और लोग थिएटर से बाहर निकलकर सोचने लगे, क्या सचमुच हमारे समाज में दामिनी जैसी कोई लड़की इंसाफ पा सकेगी। यही वो सवाल था जो फिल्म खत्म होने के बाद भी हर दर्शक के मन में गूंजता रहा। दामिनी आज सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि सिनेमा के इतिहास में दर्ज एक दस्तावेज है, जिसने ये साबित किया कि अगर सिनेमा चाह ले तो समाज को आईना दिखा सकता है, और अगर एक औरत ठान ले तो वह पूरी व्यवस्था को चुनौती दे सकती है।
इस फिल्म ने हमें सिखाया कि इंसाफ भले देर से मिले, लेकिन आवाज अगर सच्ची हो तो वह तारीखों के शोर में भी गूंजती रहती है। इसलिए जब भी कोई कहता है तारीख पर तारीख, तो लगता है जैसे वो संवाद नहीं, बल्कि समाज का सच बोल रहा हो, एक ऐसा सच जिसे आज भी सुनना जरूरी है।